1 फरवरी 1998 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 10 किलोमीटर दूर निहालपुर मुंडी गांव में कमल चौधरी और संगीता चौधरी के घर एक बच्चा जन्म लेता है। माँ बाप बड़े ही प्यार से बच्चे का नाम रवि रखते हैं। बच्चा दिखने में बिल्कुल साधारण प्रतीत होता है, लेकिन किसे पता था बढ़ती उम्र के साथ यही बच्चा असाधारण काम करने लगेगा। किसे पता था निहालपुर मुंडी जैसे छोटे गांव का यह बच्चा इंदौर जैसे बड़े महानगर की उम्मीद बन जाएगा। एक बच्चा जो पुलिस की नौकरी करना चाहता था, आज वो गरीब, बेसहारा और लाचार छात्रों के लिए ना सिर्फ पुलिस से बल्कि पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है। कभी भी ये संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो एक कहानी है और आज इसी कहानी को जानने हम प्रतापगढ़ से 233 किलोमीटर दूर इंदौर शहर जा रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे के सफर के बाद हम इंदौर पहुंचते हैं। हमारी रवि से ये पहली मुलाकात थी। हमारे मन में रवि के लिए कई सवाल थे। हमने एक एक करके रवि चौधरी पर सवालों की बौछार कर दी। मान लेते हैं कि रवि चौधरी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कौन सी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसके ज्यादा करीब? मैं तो ठीक हूँ, मेरे गांव में कोई नेता नहीं है। आपका जो रुतबा है उसको देख के अभी के टाइम में हमारे उधर हवाबाजी ज्यादा करते हैं। क्या इन चीजों की वजह से रवि चौधरी को कभी जेल जाना पड़ा? तो क्या कभी ऐसी धमकी मिली है जिससे रवि चौधरी को भी डर लगा हो? एक तरफ आप संतों से मिलते हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी भाव से मिलते हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन, एक तरफ संत और एक तरफ गाली देने वाला इंसान? होता कि वीडियो डलता उसके पहले क्या हुआ वो किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, वही जानना चाहते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि रवि चौधरी ने अच्छे खासे डोले शोले बना रखे हैं। लाठा रहो चलता रहूंगा पथ पर, या तो चलने में माहिर हो जाऊंगा। मंजिल नहीं भी मिली तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। रवि भैया, राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान का ही पहला सवाल लूंगा। 2-3 दिन पहले आप सावलिया सेट पधारे। जी, क्या कुछ फील हुआ और कैसा माहौल था? क्योंकि माहौल तो आपने बना दिया था वहाँ पर और रील्स में हमने देखा भी है, अच्छा तगड़ा माहौल जमा। आपने क्या फील किया सावलिया सेठ मंदिर में और कैसे प्लान हुआ पूरा सावलिया सेठ मंदिर विजिट करने का? देखिए, मेरे 3-4 साल से मैं जाना चाहता था वहाँ पे। 8 साल पहले दर्शन करने गया था मैं, और एकदम से प्लान बना मेरा कि सावलिया सेठ जाना है जी। जैसे हमने सोशल मीडिया पे डाला कि हम 4 बजे दर्शन करेंगे, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी कारों का लंबी कारों लोग मिलने आएंगे, दूर दूर से राजस्थान से युवा मुझसे मिलने आएंगे। वहाँ जाके देखा तो ऐसा लगा कि यार मेरा जन्म ही यहीं हुआ है। ऐसा लग रहा था, मैं मन में इतना गंभीर हो गया था कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब जन्नत है, सावलिया सेठ जन्नत है। वो मंदिर के 100 किलोमीटर दूर भी रहते हैं तो एक वो फीलिंग आती है जो मंदिर में आप बैठे हैं, वो वाली फीलिंग आपको 100 किलोमीटर दूर से भी आती है। टीका आप लगाते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं ज्यादातर, है ना? एक रील भी वायरल हुई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। छात्र नेता की जो छवि बनी है, क्या कुछ ऐसी प्लानिंग हुई थी इसके लिए कि भाई आगे चल के ऐसी चीजें करनी, या फिर ऑटोमेटिक ये चीजें होती रही? ये सफर कैसे शुरू हुआ है, सफर के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए साहब, एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ, कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं तो ठीक हूँ, मेरे गाँव में कोई नेता नहीं है। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि जो सफर था, कई जगह बच्चों को तकलीफ आती गई, हिंदू विरोधी गतिविधियां होती रही। तो मैं हिंदू हूँ, सनातनी हम सभी, तो मेरा फर्ज बनता है, मैंने जो अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए वो अधिकारों पे हमने बात करी और मजबूती से अपनी बात रखी। तो मेरी ऐसी छवि बनती गई। एक तरफा कभी भी नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हिंदू मुसलमान लड़ाई करे, लेकिन हम हिंदू हैं। हमारे हिंदुत्व के बारे में अगर कोई गलत कहेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। तो जैसे मैं विरोध करने लगा, हिंदुत्व की बात मजबूती से उठाने लगा, तो एक छवि भी बनती गई। और आप देखिए, माहौल, युवा भी जुड़े हमसे, लाखों युवा जुड़े उस माध्यम से। छात्रों की आवाज़ आप उठाते हैं। एक रील आपकी वायरल हुई, उसके अंदर कुछ बच्चे आपकी गाड़ी के पास खड़े हुए थे और आपने उनको बोला कि अगर स्कूल में कोई जय श्री राम का नारा लगाने से रोके, एक कॉल कर देना। क्या होता है कि वीडियो डलता उसके पहले क्या हुआ वो किसी को पता नहीं, वही जानना चाहते हैं हम। एक क्रिश्चियन स्कूल था, वहाँ पर बच्चों के हाथ के कलाव जो मैंने बांधे हैं, ये कलाव काट दी। और उसके बाद में जब सुबह बच्चा स्कूल जाता है और छुट्टी होने के टाइम पे किसी बच्चे ने बस में बोल दिया जय श्री राम, तो उसको अगले दिन रेस्ट्रिकेट कर दिया 6 दिन के लिए। तो मैं मानता हूँ कि गलत है। बच्चा अगर क्लास में नारे लगाए वो गलत है, या किसी फैकल्टी के सामने जबरदस्ती ऐसे नारे लगाए तो वो भी गलत है। लेकिन क्या ऐसे सामान्य 10 फ्रेंड बैठे हैं, आपस में दोस्त बैठे हैं, और कभी मुझके मुँह से आपस में ऐसे मजाक में उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जय श्री राम 10 बच्चों ने बोल दिया? समझने वाली बात है। एक शिक्षक को समझना चाहिए था, परिस्थिति को समझना चाहिए था। बच्चा अगली बार से अपने प्रभु का नाम नहीं ले,
जय श्री राम बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा जय श्री राम बोलने की 7 दिन की सजा है, रस्टिकेट कर देंगे। तो वो गलत था, ऐसी चीजें हुई थी। ऐसी चीज़ें हुई थी। ओके, उसके बाद आप वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे मैं पहुँचा और फिर मैंने सारी एक जो गतिविधि थी उसको समझा और फैकल्टी और बच्चों को दोनों का साथ देकर मैंने जो भी परिस्थिति बीच की निकाली, वो आप सब आपने देखा ही, सोशल मीडिया पे करोड़ों लोगों ने देखा वो वीडियो। छात्रों की आवाज आप उठाते हैं, हिंदुओं की आवाज आप उठाते हैं, क्या इन चीजों की वजह से रवि चौधरी को कभी जेल जाना पड़ा है? देखिए परिस्थितियाँ बहुत बार बनी मेरी जेल जाने, बहुत सारे मुकदमे मेरे पे झूठे भी लगाए गए। मैं समझता हूँ साहब मेरे मेडल है, वो मेडल है, मेडल समझते हैं। मेडल समझता हूँ कि मेडल। मैंने कभी गुनाह नहीं करा, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं खाया, मैंने किसी का गलत नहीं करा, तो मेरा भी मालिक कभी गलत होने नहीं देगा, सावलिया सेठ गलत होने नहीं देगा। तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जिसमें जेल जा सकता था, लेकिन पता नहीं मालिक ने कहाँ से मेरी चाबी तो ऊपर वाले के हाथ में उन्हें ऐसी घुमाई कि हमारी अग्रिम जमानत हो गई, पहले से हो गई। चलिए, ये तो मैं भी जेल जाता, और अच्छे कामों के लिए जेल तो जाना पड़ता है। आप देखिए बाहर तो चाहे हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है ना। जब घर से निकलते हैं तब उनका ऐसा मन में कोई संकोच आता है कि कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, या रोकते टोकते हैं कि ऐसा नहीं करना है, अपने को डर लगा रहता है माँ बाप को, या वो क्या बोलते हैं आपको? देखिए मेरे पिताजी को हमेशा डर लगा रहता है कि यार तू इतनी भीड़ में जाता है तो यार कहीं ऐसी तेरे साथ में कोई गलत हरकत तू जरा संभल के रहा कर, क्योंकि जितने लोग आपको चाहने वाले रहते हैं उतने ही आपको डुबाने वाले भी रहते हैं। बिल्कुल। और मेरे पिताजी के अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के, जो जिनकी बदौलत आज लोग मुझे चाह रहे हैं। ये तो रवि चौधरी के नाम के हजारों लोग हैं। बिल्कुल है। और हजारों काम जो रवि चौधरी कर रहा है वो हजारों लोग काम कर रहे हैं। मेरा मानना है धमकियाँ ज़रूर मिली होगी, क्या कभी ऐसी धमकी मिली है जिससे रवि चौधरी को भी डर लगा हो? देखिए धमकियाँ क्या, मैं मानता हूँ कि जो करने वाला रहता है वो तो कर ही देता है। धमकियाँ तो सिर्फ धमकियाँ हवा में रह जाती है। बहुत सारी धमकियाँ मिलती है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन धमकियों से। मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। अगर मुझे कोई पत्थर मारे तो मैं उन्हीं पत्थरों का मकान बनाने में काम करता हूँ, मैं उसको पत्थर रिटर्न नहीं मारता हूँ। ये मेरी सोच है। ठीक है, ये जो ओरा बना है और नाम बना है वो 3 साल में ही हुआ है। 3 साल से पहले रवि चौधरी की लाइफ कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या जिंदगी थी रवि चौधरी की? देखिए 3 साल पहले तो जिंदगी ऐसी थी कि एक मस्तीखोर थे हम, खूब मस्ती करते थे। मेरे पास जीप हुआ करती थी, बड़ी जीप पंजाब की, आपने देखे बड़े बड़े टायर। वो जीप पूरे इंदौर में, मैं मानता हूँ एमपी में किसी के पास वो जीप नहीं थी। माँ बाप क्या चाहते थे रवि चौधरी क्या बने? मेरे पिताजी चाहते थे कि यार बेटा कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाए कि 50,000 रुपये 1 लाख रुपये अगर महीने तेरे को सैलरी मिले तो तू आराम से तेरी जिंदगी जी सकता है। पिताजी किसान है। मैंने कहा पिताजी मेरा सपना था पहले कि मैं एक टीआई बनूं, पुलिस में जाऊं, लेकिन क्या करें परिस्थितियाँ ऐसी बनी, अपन जैसा सोचते वैसा कभी होता नहीं। पापा नाम का आपने एक टैटू बनवाया है ना, पापा से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करीबी आए हैं। जी जी जी। पापा और बेटे का रिश्ता कैसा है? फ्रेंडली है, स्ट्रिक्ट है, कैसा है? पापा और मेरा रिश्ता एक बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता है। मतलब आप मानेंगे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन पापा जैसा दोस्त तो कोई भी नहीं। जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम पापा ने किया। जब जाके आज मैं आपके सामने, आप राजस्थान से मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। बिल्कुल। ये तो मेरी क्या औकात है साहब की वहाँ से लोग हमसे यहाँ मिलने आए। नाम तो बन चुका है आप और काम भी आप कर ही रहे हैं। जी जी। जो गरीबों की सेवाएं करते हैं। एक तो वो पूछ रहा हूँ कि मोटिवेशन कहाँ से मिलती है और ये चीज़ें करने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए कोई मकसद नहीं है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं जितना अच्छा काम हो सके करूं। ऐसे वर्ग के लोग जो बेचारे उनके पास कपड़े तक नहीं होते पहनने के, खाना नहीं मिलता है। आप देखेंगे भी कुछ दिन पहले बारिश में मैं एक बस्ती के साइड में से कहीं निकला तो मैंने देखा यार घर के अंदर पानी घुस रहा है, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे वहाँ पे। मैं अगले ही दिन गया वहाँ पे और मैंने तिरपाल की व्यवस्था करी। उस सारी पूरी बस्ती पे जितने भी ऐसे घर थे 30-40 सभी पे मैंने तिरपाल ढाकी और उनकी व्यवस्था कराई। मेरी क्षमता अनुसार मैं काम करता हूँ, मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना काम करता हूँ। नौकरी आप करते नहीं है, एक इंसान होता है उसको अपना गुजारा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जी जी। रवि चौधरी के पास पैसा कहाँ से आता है? देखिए मेरी जिम भी है। जिम है? जिम है मेरी। हाँ। जिम में से आता है। हम किसान हैं, सोयाबीन बोते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो वो पैसा भी आता है। वो थोड़ा बोला आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था बन जाती है। फंडिंग आती है क्या? फंडिंग तो ऐसे कोई फंडिंग हमने ली नहीं, आती फंडिंग, लेकिन मैं कभी किसी पार्टी विशेष से भी काम नहीं करते, हम खुद का ही करते हैं। सवाल ऐसे कमेंट में भी आते हैं बहुत सारे कि भाई ये जो रवि चौधरी काम कर रहा है पब्लिसिटी स्टंट है और एंड गोल इसका राजनीति में जाना, पैसा कमाना है। जी जी। तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है और क्या एंड गोल राजनीति में जाना है? देखिए जैसी परिस्थितियाँ बनेगी ऐसा काम करेंगे भविष्य में। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जाऊँ चुनाव लड़ूँ। चुनाव लड़ना होता साहब तो इसी बार लड़ लेते हम।
हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा साहब, तो जनता लगा देगी। प्रदीप मिश्रा जी से कुछ दिनों पहले आपकी मुलाकात हुई है ना, क्या कुछ बात हुई आपके और प्रदीप मिश्रा जी के बीच में? देखिए, प्रदीप मिश्रा जी के साथ में जो पुजारी जी सब रहते हैं, उनकी टीम, वो मेरे वीडियो दिखाते हैं उनको, ठीक है। तो वो बड़े खुश होते हैं मेरा काम देख के। वो कहते हैं कि तू मेरा बच्चा है। प्रदीप मिश्रा जी ने भक्त और भगवान को मिलाने का काम किया। ठीक है। मैं भी उनको बहुत मानता हूँ दिल से, मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ उनसे। एक तरफ आप संतों से मिलते हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी भाव से मिलते हैं, ये कैसा कॉम्बिनेशन? एक तरफ संत और एक तरफ गाली देने वाला इंसान। हिंदुस्तानी भाव आप उनके सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मेरे बड़े भाई है, वो भी मुझे पसंद करते हैं। मैं हिंदुत्व को जब बढ़ावा देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है हिंदुस्तानी भाव खुद एक हिंदूवादी व्यक्ति है। मैं मानता हूँ हिंदुस्तानी भाव वो अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान, और जिन लोगों ने भी हमारे हिंदुत्व के बारे में, पाकिस्तानी हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसने गलत बोला था, उसके खिलाफ अकेला व्यक्ति लड़ा था। वो व्यक्ति छात्रों के लिए 6 महीने जेल गया, कोई भी नहीं आया था, कोई नेता उनके लिए नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को मैं पसंद करता हूँ, जो लोगों के लिए लड़ता है, ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ। वो हिंदुस्तानी भाव हो या और कोई भी व्यक्ति हो, मैं उनका साथ देता हूँ। MBA चाय वाला, उनकी फ्रेंचाइजी थी इंदौर में और उसको लेकर भी आपने आवाज़ उठाई और वो भी एक कुछ मैटर बन गया था। क्या MBA चाय वाला की तरफ से कोई नोटिस आया या क्या कुछ चीज़ें हुई? एक बार वो थोड़ा सा केस बताइए। देखिए, MBA चाय वाले से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी भी नहीं है और ना मैं उसको जानता हूँ। हुआ ये, मैंने उसको फ़ोन लगाया था कि जिन लोगों के तूने पैसे लिए फ्रेंचाइजी के नाम पे, तूने जो कमिटमेंट करे वो तूने पूरे नहीं कर, तो मैं जो तेरे पैसे बन रहे हैं GST या तेरे जो भी काट के इनके पैसे रिटर्न करो। आपने 30-30 लाख रुपए लगवा के इनको बड़ी फ्रेंचाइजी दे के बड़ा ताम झाम लगवा के दुकान खुलवा दी। उनको बोला था कि एक दिन की आपकी सेलिंग होगी 10,000 रुपये, 10,000, 1,000 2,000 भी नहीं हो रही थी, तो उनका किराया तक नहीं निकल पा रहा था। या तो आप आपकी टीम को भेजें और इनका प्रमोशन करवाएं, तो वो कुछ भी नहीं करवा पा रहा था। तो इसलिए मैं उसके वहाँ गया और मैंने थाने पे उनके खिलाफ FIR भी करवाई थी। पहले बच्चों ने सबने मिलकर। आपको कुछ रिटर्न में नोटिस वगैरह आया उनकी तरफ से? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। ये कहा जाता है कि रवि चौधरी जो है MP के रविंद्र सिंह भाटी की तरह छवि बन रही और रविंद्र सिंह भाटी है, उनके साथ आपका कंपैरिजन होने लगा है ना, तो ये छवि कैसे बन रही है और क्या कभी रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात हुई है, कुछ बातचीत हुई है, और अगर बातचीत हुई है तो क्या बातचीत हुई है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, और मैं उनके अच्छे कार्यों को फॉलो करता हूँ। ठीक है। और मैं उनको दिल से मानता हूँ और वो भी मेरे को छोटा भाई मानते हैं। ठीक है। मेरी भोपाल में मुलाकात हुई उनसे। हाँ। उसके बाद में अभी चुनाव में मैं गया था, उनके नामांकन रैली में भी मैं गया था, उनसे मिला। और उनको मेरा काम बड़ा पसंद है और हम दोनों की सोच भी मिलती जुलती है। वो भी किसी पार्टी से नहीं है, मैं भी किसी पार्टी पर्सनल पार्टी का झंडा मैंने भी नहीं उठाया। मैं मानता हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी के जो कार्य है उससे मैं भी प्रभावित हुआ हूँ कहीं ना कहीं, और उसी लाइन पे मैं चलता हूँ आगे। आपको मंजूर है जो लोग बोलते हैं कि MP का रविंद्र सिंह भाटी स्टेट के साथ आगे चलना चाहेंगे? बिल्कुल मंजूर है, मंजूर है ना। और तो राजनीति में आना चाहते हैं रवि चौधरी, चुनाव लड़ेंगे आने वाले टाइम में? फिलहाल तो ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है चुनाव का। हाँ। लेकिन परिस्थितियाँ जैसी बनेगी, हाँ। जो हमारे लोग हैं, जनता है, चाहने वाले हैं, वो हमें जो आदेश देंगे भविष्य में वैसा करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि रवि चौधरी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन सी पार्टी, कांग्रेस BJP, किसके ज़्यादा करीब है? देखिए, दोनों पार्टी के लोग मुझे चाहते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी पर्सनल नहीं कि इसके करीब हूँ कि उसके। दोनों पार्टियाँ ऑफर दे रही है मेरे को अभी भी। फिलहाल भी सभी अपने अपने ऑफर, ये पद ले लो, BJP हो या कांग्रेस, सारी पार्टियाँ देखो अच्छे लीडर को सब अपनाना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन मेरी ऐसी कोई भी अभी रुचि नहीं है कि मैं इस पार्टी में काम करूं। अभी मैं मेहनत करना चाहता हूं, संघर्ष करना चाहता हूं और पूरे देश में पहले अपनी मजबूती से लोगों के बीच में जाना चाहता हूं और अपने जो काम है उसमें कैसे मैं 4 चांद लगा पाऊं वो करना चाहता हूँ। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, जी। वो भी बड़े हाईलाइट रहते हैं। अब तो उनको तो क्या ही कहूँ मैं, पहचान की कोई ज़रूरत नहीं और आपको भी नहीं है। दोनों की एक छोटी सी मुलाकात की एक रील भी हमने देखी। उसके अंदर क्या बात हो रही है रवि चौधरी और बागेश्वर धाम वाला जो बाबा जी के बीच में? देखिए, मुझे उस रील में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं आप। हाँ। हिंदू बच्चों को आप प्रमोट करते हैं, ऐसी गतिविधियाँ स्कूलों में जो चलती है उनको आप रोकते हैं। उनने मेरी वो वीडियो देखी थी जब स्कूल में जय श्री राम का नारा नहीं लगाने दे रहे थे, हाथ में कलाव बांधने से मना कर रहे थे, तिलक नहीं लगाने दे रहे थे। ठीक है। तो जब उन्होंने देखा तो वो मुझसे बड़े प्रभावित हुए और मुझे गले लगा के उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा काम करते हो आप। बोले आप
मैंने कहा आप भी हनुमान जी के भगत है और मैं भी हनुमान जी का भगत। तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप इंदौर में कभी भी प्रोग्राम कराओ युवाओं का जिसमें सिर्फ युवा है, आप मेरे को जब भी बोलेंगे मैं तन मन धन जैसा आप बोलोगे मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। और आप हज़ारों बच्चों आप इकट्ठे करो, मैं आकर बच्चों को गाइड करूँगा। ये टीम आरजे 35 से एसके कीर और अभिषेक मिनारिया जिनको आप पहचानते होंगे, जी जी जी। राजस्थान में तो मतलब आप ही की तरफ फैन फॉलोइंग है और बहुत सारे लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं और कई बार तो मिल भी नहीं पाते, इनको भी ताने सुनने को मिलते हैं। जी। कुछ सवाल इनके भी है। जी अभिषेक जी। मेरा ये पर्सनली आपसे एक ही सवाल है कि जैसे कि आप जो है आपका जो रुतबा है उसको देख के अभी के टाइम में हमारे उधर और हर क्षेत्र में आपको देखकर लोग मतलब हवाबाजी ज़्यादा करते हैं कि भाई मैं रवि भैया जैसा बनूं, लेकिन वो क्या है आजकल सोशल मीडिया पे ही रह गए हैं, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ करते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे, मतलब कि क्या अपना क्या है और उनका क्या कंपैरिजन अगर अपन करें? तो मैं मानता हूँ कि आजकल कई युवा ऐसे हैं कि जो 10-12 गाड़ियाँ करके रील बनाने के चक्कर में, एक अपना टोरा दिखाने के चक्कर में करते हैं। सभी जगह करते हैं, हर ज़िले में करते हैं, आपके राजस्थान में भी होता ही है। देखिए जो अपना ये टोरा जमाने के लिए करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद भी करें। तो रवि भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो बहुत बार हम भी लोगों से मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप बिज़ी रहते हैं, हमारा जवाब वगैरह नहीं देते हैं, आपको घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? आपको ऐसा बोला जाता है कभी कि आप घमंडी हो, एटीट्यूड आ गया? देखिए मुंह पे तो बोल नहीं पाते हो, पीठ पीछे तो बोल देते होंगे। तो मैंने ऐसा सुना है बहुत बार कि यार भैया मिलते नहीं हैं, भैया फ़ोन नहीं उठाते हैं। यार देखिए ये फ़ोन है, मैं अभी आपसे यहाँ मिलने आया हूँ, इसमें 80 मिस कॉल है भैया, मैं दिखाऊँ आपको 80 मिस कॉल है। अब 80 में कब तक फ़ोन लगाऊंगा? यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या रूटीन है? तो मेरी टीम है वो फ़ोन भी लगाती है उनको, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनती है, मैं मानता हूँ कि भगवान से भी लोग खुश नहीं होते हैं, हम तो इंसान हैं, नाराज़गी और ये चीज़ें चलती रहेगी, जीवन का एक हिस्सा है। मैं देख पा रहा हूँ कि रवि चौधरी ने अच्छे खासे डोले शोले बना रखे हैं। क्या रूटीन फॉलो करते हैं? देखिए मेरा सुबह का रूटीन है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नहाया धोया 6 बज जाते, 6 बजे मैं जाता हूँ हनुमान मंदिर में, जाता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, जल चढ़ाता हूँ भोलेनाथ जी को, फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करता हूँ। उसके बाद 1-2 घंटे अपने गाँव में अपने लोगों के बीच रहता हूँ, भोलेनाथ जी को डेली जल चढ़ाता हूँ, सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाता हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन है, मैं कहीं भी रहूँ, प्रदेश में रहूँ, प्रदेश के बाहर रहूँ, ये मेरा डेली रूटीन है। लोग तो सिर्फ रील्स देखते होंगे, मैं आपके कैप्शन भी चेक करता हूँ, उसके अंदर जो है शायरियाँ होती है। तो मेरी दिली इच्छा थी कि रवि भैया से अगर मिलूँगा तो एक शायरी ज़रूर सुनूंगा, तो अगर कोई शायरी हो जाए। देखिए लोग कहते हैं कि भैया आप भविष्य में क्या करेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे, तो मैं सबको एक शायरी में आपको बता देता हूँ कि चलता रहूँगा पथ पर या तो चलने में माहिर हो जाऊँगा, मंजिल नहीं भी मिली तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए, तो ये थे रवि भैया, मैं हूँ पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और रवि भैया के लिए कोई ना कोई सवाल जरूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में, अगर मेरी तरफ से कोई चूक गया हो। मैंने कोशिश करी कि आपके सारे सवाल इनसे पूछ लूँ,